स्वागत है आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बिसाती, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। इस कहानी के हम कथासार के बारे में बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में समरी बोलते हैं। क्योंकि अगर आपने ये कहानी पढ़ी है और मैंने इस कहानी पे वीडियो भी बनाई थी, तो ये कहानी अपने आप में समझने में थोड़ी मुश्किल सी लगती है कि जयशंकर प्रसाद जी जिन्होंने लिखा है इस कहानी को, चाहते क्या है इस कहानी में कहना। इसके लिए मैंने इसकी समरी यानी कथासार भी बनाया है अलग से, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। बिसाती, पहली बात तो होता क्या है। बिसाती जो ठिया लगाता है, जो आदमी जो पटरी लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, या फिर जो सामान लेकर लोग घर घर बेचते फिरते हैं, उनको बिसाती कहा जाता है। असली मतलब हम जो कहते हैं शुद्ध हिंदी के अंदर, तो बिसाती कहा जाता है उनको। तो इसी के बारे में ये कहानी है कि किस तरह से कि बिसाती के बारे में बताया गया है इसके अंदर। तो वीडियो को शुरू करते बिना देर करते हुए देखते हैं क्या इसकी समरी यानी कथासार बनता है। बिसाती कहानी का कथानक बहुत संक्षिप्त है, बहुत छोटी कहानी है। जो कहानी कही गई है बहुत छोटी कहानी है, महज 2 से 3 पन्नों की कहानी यहाँ पर ये। अगर छोटे पेज पर लिखते हैं तो हम 3 पन्नों की कहानी, वरना फिर ये 1 से 1.5 पेज की कहानी आगे ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पर कथानक के केंद्र में शीरी है, जो कहानी की मुख्य पात्र है। पर्वत की रूरी भरी उत्पत्तिया के बीच एक छोटा सा गांव है, मतलब पहाड़ों के बीच में जो ज़मीनी इलाका होता है, मैदानी इलाका होता है, वहाँ एक छोटा सा गांव है। शीरी उसी गांव के सरदार की बेटी है। सरदार स्वभाव से क्रूर और भाव शून्य है। सरदार गुस्से वाला है, सरदार की बेटी है शीरी, और उसके अंदर मतलब कि हम कहते हैं कि दिल के अंदर जज्बात होते हैं, जज्बात नाम की कोई चीज़ के अंदर है नहीं। यद्यपि कहानी में शीरी का प्रेम कोई पुरुष पात्र नहीं है, लेकिन शीरी के हाव भाव का प्रतीक प्रकृति के उपादानों के माध्यम से जो वर्णन किया है, उससे ये प्रतीत होता है कि किसी के प्रेम वश में है, किंतु सरदार के भय वश व्यक्तित्व नहीं कर सकती। शीरी दामिड़ के वृक्ष के नीचे उसके लाल फूलों की छाया में संध्या काल में शिलाखंड पर बैठी सामने गुलाब के झुरमुट को देख रही थी, जिसमें बहुत से बुलबुल चहचहा रहे थे। जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, अभी बुलबुल की आवाज़ पीछे से एकदम से आई थी मेरे भी। तो इस कहानी में ये कहा गया कि इस तरह दिखाया गया है कि जो शीरी है वो किसी की याद में गुमसुम हो रही, किसी को वो याद कर रही है, प्रेम प्रसंग के अंदर है। और ऐसा दिखाया गया है, जयशंकर प्रसाद ने इसको ऐसा दिखाया है कि वो शायद किसी पुरुष से प्यार करती हो, मगर जो उसका प्रेम है वो एक बुलबुल है। जो वो बुलबुल है जो हर साल भारत में आते हैं, चले जाते हैं यहाँ से होकर। और यहाँ पर इसमें होता क्या है कि बुलबुल चहचहाता है, और ये शीरी जो है उसको अपने हाथ पर बिठाती है, मगर वो बुलबुल इस बार आया ही नहीं। तो शीरी इस चीज़ को लेकर परेशान है और उसको याद कर रही है। मतलब प्रेम प्रसंग दिखाया गया है एक तरह से। और पिता क्रूर है, तो इस वजह से वो इस चीज़ को बयान करते हुए दिखा रहा है कि वो नहीं कर पा रही है इस चीज़ को। बुलबुलों की उन्मुक्त कलख और उनके छूल छूले खेलते हुए देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हो उठता है। वे गुलाब की कटीली झाड़ियों की परवाह न करते हुए बुलबुल का उसमें घुसना और उड़ जाना बहुत स्तंचित होकर देख रही है, यानी कि चकित, बहुत ज़्यादा चौंक रही है कि ये बुलबुल डर कैसे नहीं रहे कि गुलाब के कांटे हैं उसमें घुस रहे हैं, जा के बार बार ये बैठ रहे हैं वहाँ पर, तो उनके कांटे चुप क्यों नहीं रहे यहाँ पर। तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत हैरान है यहाँ पर कि एकाएक उसकी सखी जुलेखा आ जाती है। जुलेखा उसकी सहेली यानी कि दोस्त है, उसकी मित्र है। जुलेखा शीरी के एकांत स्थान पर बैठे मन ही मन प्रसन्न होते देश शीरी से पूछती है, शीरी तुम्हारे हाथ पर आकर बैठने वाला बुलबुल अब आजकल दिखाई नहीं देता। शीरी एक निश्वास भरकर उत्तर देती है, वह बहुत ठंड के कारण अपने दल के साथ मैदान की ओर निकल गया। बसंत के आ जाने पर वह भी न जाने क्यों अभी तक वापस नहीं आया। इसने ये कहा कि बसंत के महीने में जो बुलबुल है वो भारत लौट आते हैं, बाकी टाइम जो है सर्दी पड़ने के कारण वो यहाँ से पलायन मतलब चले जाते हैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए, जिसको हम प्रवास कहते हैं करना हमेशा। जुलेखा ने कहा ये सब हिंदुस्तान में बहुत दूर तक चले जाते हैं। मतलब ये कहानी जो है कहीं बाहर की कहानी दिखाई गई है, हिंदुस्तान से बाहर की, कि हिंदुस्तान में आ जाते हैं ये।
या ऐसा है कि कश्मीर का जो इलाका ठंडा इलाका कोई दिखाया गया है इसके अंदर, जहाँ पर ये कहानी है, और जो गर्म इलाके हैं भारत के, वहाँ पर चले जाते होंगे ये पक्षी जो है। ऐसा हमने सुना है, क्या ये सच है? श्री ने कहा, हाँ प्रिय, इन बुलबुलों को स्वाधीन विचरण बहुत बुत हो गया। यहाँ पर ये बहुत प्रिय है, मतलब ये कहती है कि ये जो परिंदे हैं बहुत आज़ाद मिजाज परिंदे हैं कि इनको आप कैद नहीं कर सकते। अगर कैद करोगे तो मर जाएंगे, सीधी बात है। जानते पक्षी जो है उनको आप लंबे समय तक कैद नहीं रख सकते। जो उनका यहाँ पर हसरत है, जो उनका जो तरीक़ा, जो रहने का तरीक़ा जो है उनका ये है कि वो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, चाहे थोड़ा घर के अंदर उड़ाया जाए उनको, पर वो उड़ना ज़रूरी उनके लिए है, वरना भूल जाते हैं वो उड़ना। तो वो कहती है जुलेखा कि हाँ हमने सुना तो ऐसा है कि वो चले जाते हैं बाहर के दूर के इलाकों के अंदर ये, तो शायद वहाँ चला गया और तुम्हारा बुलबुल अभी तक नहीं आया है यहाँ पर। जुलेखा पूछ बैठती है, सखी तूने उसका स्वतंत्र प्रिय पक्षी को अपने घुंघराले जुल्फों में बांध क्यों नहीं लिया? मतलब अपने बालों के अंदर उसको बांध के क्यों नहीं रखा? इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रही कि बांध के तुम अपने बालों के अंदर बांध लो, मतलब उसको अपने बांध के रखते पास तुम उसको। श्री ने जवाब दिया, मैं उसे बांधने में सफल ना हो सकी, मेरी अलकों के पास उसे बांधने में ढीले पड़ गए। जुलेखा सांत्वना भरे स्वर में श्री से बोली, चिंता ना करो सखी, वे एक दिन अवश्य लौट आवेगा। ये कहकर वे घर चली गई। अब श्री के मन विषाद से भरा होने लगा, मतलब जो दिल है जो दुखने लगा उसका, और वह जागृत अवस्था में रहकर भी एक स्वप्नलीन कल्पना करने लगी। जागते हुए भी उसको आंखों में ख्वाब वो देखने लगी। यहाँ पर हिंदुस्तान के एक नगर में एक गली में एक युवक है जो पीठ पर एक भारी गट्ठर लादे भूखा प्यासा घूम रहा है। वह थका हारा इस इच्छा से दिन भर की कुछ जीविका मिल जाए, इस उद्देश्य से वह एक दरवाजे पर बैठता है। उसका मुंह विपर्ण हो गया। गृहस्थ उसे कहता है, आगा उधार देगा तो सामान दे दो। युवक कहता है, उधार देने में मेरी सामर्थ्य नहीं है। मतलब ये जो व्यक्ति दिखाया है यही बिसाती दिखाया गया है इस कहानी के अंदर, कि जो श्री सोच रही है कि बिसाती है एक घर पे जाएगा और वहाँ पर वो सामान को बेचता है। तो जो गृहस्थ है, मतलब जो घर का आदमी है जो कि उसका सरदार है, औरत का पति दिखाया गया है यहाँ पर, वो उससे कहेगा भाई उधार देना तो दे दो वरना भाई भागो यहाँ से फिर। तो बिसाती कहता है, भाई इतनी तो अपनी औकात है नहीं कि हम उधार दे पाएँ, ना इतनी अच्छी आमदनी है कि हम बचाते हैं महीने के अंदर, अगर उधार दे देंगे तो हमारा घाटा है उल्टा। तो कहता है भाई निकल चल यहाँ से, मतलब क्योंकि वो बदतमीज़ दिखाया, थोड़ा गुस्सा दिखाया इसके अंदर। गृहस्थ कहता है, तो हमें तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए। वह इस कल्पना से सिहर उठी। जब भी उसने सोचा इस बारे में तो वो घबरा गई कि बिसाती के साथ कैसा बुरा व्यवहार हो रहा है यहाँ पर। अब वह व्यवहार जो है वो असलियत में उसका हो रहा होता है यहाँ पर सामने उसके। उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। यदि उसका वश चलता तो वह हिंदुस्तानी प्रत्येक गृहस्थ के अपने इतना पैसा दे आती कि इन परिस्थितियों में आए व्यक्ति का बोझ का पूरा मूल्य देकर उसे भार, परंतु सरल हृदय श्री कुछ कर नहीं सकी। श्री दिल में आता है कि वो जैसे कि बिसाती हैं जो कट्ठर कंधे पे लेके फिरते हैं और सामान को बेचते हैं कि इनको हम दे देंगे पैसा ढेर सारा ताकि इनको जगह जगह भटकना ना पड़े, मगर वो करती भी क्या है, तब पैसा उसके पास था कहाँ। यहाँ पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना कर सकती थी। वह असहाय सी परिस्थिति में सामने सिर किए झुका दिया। शाम हो गई, पक्षियों का कलख बंद हो गया, मतलब उड़ना फिरना, हवा का प्रवाह थम गया। सासी ने आकर उसने सूचना दी, चलिए बेगम बुला रही हैं, मेहंदी आ गई है। श्री का विवाह उसके पिता की इच्छा से एक धनी सरदार से हो गया। श्री एक झरने के निकट अपने जीवन साथी के साथ बैठी थी। पवन के थपेड़े के सामने समान भूतकाल की यादें उसके हृदय को झंझोर कर सुला देती हैं, किंतु विवश श्री चुपचाप सब सहन लेती है। प्रातःकाल का समय है। पीठ पर गट्ठर लादे एक नवयुवक सामने आकर बैठता है। श्री उसे देखती है पर वह किसी की ओर नहीं देखता और अपने गट्ठर का सामान सजाने लगता है। उसका पति सरदार उसे उपहार स्वरूप कुछ खरीद कर देने के उद्देश्य से शीशे की प्याली और कश्मीरी सामान छाट कर उसका मूल्य पूछता है। श्री के हृदय में उस युवक को देखकर हाहाकार मचता है। सरदार के मूल्य पूछने पर वह कहता है, मैं उपहार देता हूँ, बेचता नहीं। ये विदेशी सामान और कश्मीरी वस्तुएं चुन कर लिए हैं।
इनकी कीमत नहीं, हृदय लगा है, ये कीमत पर नहीं बिकते। सरदार ने कठोरता से कहा, बिना मूल्य मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, उठाओ यहाँ से। मतलब इसमें ये दिखा रहा है कि ये जो सरदार है वो चाहता है कि इस मान के कुछ पैसे दे दे उसको, और जो बिसाती है वो सामान चाहता है फ्री में देना। उनने कहा, भाई ये दिल से बनी हुई चीज़, दिल से मैं लेकर आया हूँ, तो आपको उसको फ्री में लेना पड़ेगा, उपहार है ये मेरा। सरदार वो चीज़ लेता नहीं है यहाँ पर। और क्या होता है, बिसाती क्या करता है, वो रख के निकल जाएगा। कैसे देखते हैं यहाँ पर, ये दाम पर नहीं बिकते। इसने कहा, युवक कहता उठा लूँगा, ठीक है, बहुत थका हूँ, थोड़ा हाथ मुंह धोकर विश्राम कर लूँ कहकर चला जाता है और फिर नहीं आता। शीरी का हृदय पीड़ा से भर गया और आंखें डबा आईं। सरदार ने पूछा, क्या हुआ? शीरी ने व्यथा मेरे स्वर में बोली, एक पालतू बुलबुल शीतकाल में हिंदुस्तान की ओर चला गया था, आज ही सवेरे लौट आया और दिखाई पड़ा। अब ये जो बुलबुल था वो बिसाती ही था यहाँ पर इस कहानी के अंदर। देखिए इस तरह से कहानी को दिखाया है कि जो बिसाती, जो बुलबुल है वो अपना रूप बदलकर बिसाती शक्ल में आता है और उसके जो बुलबुल है वो उपहार भेंट कर डालता है यहाँ पर शीरी को। इस तरह से दिखाने की कोशिश करी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने। जब मैंने पकड़ना चाहा तो वो उधर कोह काफ की ओर चला गया। शीरी के स्वप्न में कंपन था, फिर भी बहुत संभल कर मुँह से निकले। सरदार हंसकर बोला, बुलबुल की खोज आश्चर्य है। उन्होंने कहा, बोला फूल को बुलबुल की आश्चर्य है। बिसाती अपने सामान छोड़कर चला गया, फिर लौटकर नया। शीरी ने बोझ उतार दिया पर दाम ना दे सकी। वह बुलबुल कोई और नहीं, संभवतः शीरी का प्रेमी है जो साधारण समुदाय का सदस्य था। मतलब इसमें ये दिखाया गया कि बुलबुल जो है वो एक व्यक्ति भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो इसमें जो दिखाया है कि परिंदा है, परिंदे के माध्यम से कुछ प्रेम का प्रसंग दिखाया गया है इसके अंदर। क्योंकि जो शीरी है वो किसी सामान्य व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकती थी, यहाँ पर सरदार की बेटी थी। तो इसमें इस तरह दिखाया गया है, जयशंकर प्रसाद ने ये दिखाया है कि शीरी के प्रेम तो किसी व्यक्ति से ही है यहाँ पर उसको, मगर उसको बुलबुल के स्वरूप दिखाया गया, मतलब घुमाकर बिल्कुल जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने दिखाया इसमें। और जो बिसाती है वो समाज समुदाय का व्यक्ति है, इसलिए शीरी उससे निकाह नहीं कर, मतलब शादी नहीं कर सकती यहाँ पर। मगर जो बिसाती है, मतलब जो प्रेमी है, आखिरकार अपना तोहफा दे देता है उसको आकर और चला जाता है यहाँ पर, जिसको वो बुलबुल यहाँ पर कहा गया है इसमें। तो ये कहानी हमारी यहीं पर जिसका कथासार है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं या कोई अलग वीडियो, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे, शुक्रिया। उद्यान की शैल माला के नीचे एक हरा भरा छोटा सा गांव है। वसंत का सुंदर समीर उसे आलिंगन करके फूलों के सौरभ से उसके झोंपड़े को भर देता है। तलहटी के हिमशीलन झरने उसको अपने बाहुपाश में जकड़े हुए हैं। उस रमणीय प्रदेश में एक संदिग्ध संगीत निरंतर चलता रहता है, जिसके भीतर बुलबुलों के कल नाद कंपन और लहर उत्पन्न करता है। दमिड़ के लाल फूलों की रंगीली छाया संध्या की अरुण किरणों से चमकीली हो रही थी। शीरी उसी के नीचे शीलाखंड पर बैठी हुई सामने गुलाब की झुरमुट देख रही थी। उसमें बहुत से बुलबुल चहचहा रहे थे। वे समीरण के साथ छुलैया खेलते हुए आकाश में को अपने कलवर से गुंजित कर रहे थे। शीरी ने सहसा अवगुण उलट दिया। प्रकृति प्रसन्न हो हंस पड़ी। गुलाबों के दल में शीरी का मुख राजा के समान सुशोभित था। मकरंद मुंह में भरे दो नील भ्रमर उस गुलाब से उड़ने में असमर्थ थे। भौरों के पथ पर निस्पंदन, कटीली झाड़ियों पर कुछ परवाह न करते हुए बुलबुलों का उसमें घुसना और जड़ उड़ भागना शीरी तन्मय होकर देख रही थी। उसकी सखी जुलेखा ने आने से उसकी एकांत भावना भंग हो गई।
अपना अवगुणन उलटते हुए जुलेखा ने कहा, शीरी, वह तुम्हारे हाथों पर आकर बैठ जाने वाला बुलबुल आजकल दिखाई नहीं देता। आह, चीख कर शीरी ने कहा, कड़े शीत में अपने दल के साथ मैदान की ओर निकल गया है। वसंत तो आ गया है पर वह नहीं आया। सुना है कि वह ये सब हिंदुस्तान से दूर चले जाते हैं, क्या ये सच है शीरी? शीरी ने कहा, हाँ, उन्हें स्वाधीन विचरण अच्छा लगता है। उनकी जाति बड़ी स्वतंत्रता प्रिय है। तूने अपनी घंघराली अलकों के पास में उसे क्यों न बांध लिया, यानी अपने बालों में क्यों न बांध लिया? मेरे पास उस पक्षी के लिए ढीले पड़ जाते थे। अच्छा, लौट आवेगा, चिंता न कर, मैं घर जाती हूँ। शीरी ने सर हिला दिया। जुलेखा चली गई। जब पहाड़ी आकाश में संध्या अपने रंगीले पट फैला देती, जब विहंग केवल कलवर करते, पंक्तिबंद उड़ते हुए गुणजान झाड़ियों की ओर लौटते और अनिल में अपने उनके कोमल परों से लहर उठती, जब समीर अपने झोंकेदार तरंगों में बार बार अंधकार को खींच लाता, जब गुलाब अधिकाधिक सौरभ लुटाकर हरी चादर में मुंह छिपा लेना चाहते थे, तब शीरी की आशा भरी दृष्टि कालिमा से अभिभूत होकर पलकों में छिपने लगी। वे जागते हुए भी एक स्वप्न की कल्पना करने लगी। हिंदुस्तान के समृद्धशाली नगर की गली में एक युवक पीठ पर गद्दा लादे घूम रहा है। परिश्रम और अनाहार से उसका मुख विवरण है। थककर वह किसी के द्वार पर बैठता है। कुछ बेचकर उस दिन की आजीविका प्राप्त करने की उत्कृष्टता उसकी दयनीय बातों से टपक रही थी। परंतु वह ग्रस्त कहता है, तुम्हें उधार देना हो तो दो, नहीं तो अपनी गठड़ी उठाओ, समझे आगा? युवक कहता है, मुझे उधार देने की सामर्थ्य नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको उधार दे पाऊँ, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शीरी अपनी कल्पना से चौंक उठी। काफिले के साथ अपनी संपत्ति लाद कर खैबर की गिरी संकट को वह अपनी भावना से पदाक्रांत करने लगी। उसकी इच्छा हुई कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गृहस्थ के पास हम इतना धन रख दें कि वे अनावश्यक होने पर भी उस युवक की सब वस्तुओं का मूल्य देकर उसका बोझ उतार दे। परंतु सरला शीरी निसहाय थी। उसके पिता एक क्रूर पहाड़ी सरदार थे। उसने अपना सिर झुका लिया, कुछ सोचने लग गई। संध्या का अधिकार हो गया। कलवर बंद हुआ। शीरी की सांसों के समान समीर की गति अवरुद्ध हो उठी। उसकी पीठ शीला से टिक गई। दासी ने आकर उसको प्रगतिस्तब्ध किया। उसने कहा, बेगम बुला रही है, इसलिए चलिए, मेहंदी आ गई है। महीने हो गए। शीरी का ब्याह एक धनी सरदार से हो गया। झरने के किनारे शीरी के बाग की छवड़ी खिंची है। पवन अपने एक एक थपेड़े में सैकड़ों फलों को रुला देता है। मधुधारा बहने लगती है। बुलबुल उसकी निर्दयता पर कदम करने लगते हैं। शीरी सब सहन करती रही। सरदार का मुख उत्साहपूर्ण था। सब होने पर भी वे एक सुंदर प्रभात था। एक दुर्लभ और लंबा युवक पीठ पर गद्दा लादकर सामने आकर बैठ गया। शीरी ने उसे देखा, पर वह किसी और ना देखता अपना सामान खोलकर सजाने लगा। सरदार अपनी प्रेयसी को उपहार देने के लिए कांच की प्याली और कश्मीरी सामान छांटने लगा। शीरी चुपचाप थी। उसने हृदय काकन में कलवरों का क्रदंत हो रहा था। सरदार ने पूछा। युवक ने कहा, मैं उपहार देता हूँ, बेचता नहीं। ये विलायती और कश्मीरी मैंने चुनकर लिए हैं। इनमें मूल्य ही नहीं, हृदय भी लगा है। ये दाम पर नहीं बिकते। सरदार ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तब मुझे ना चाहिए, ले जाओ, उठाओ। अच्छा, उठा ले जाऊंगा, मैं थका हुआ आ रहा हूँ, थोड़ा अवसर दीजिए, मैं हाथ मुंह धो लूँ, कहकर युवक भरभराई हुई आंखों को छिपाते उठा। सरदार ने समझा झरने की ओर गया है, विलम्ब हुआ पर न आया।
गहरी चोट और निर्मम व्यथा को वहन करते कलेजा हाथ में पकड़े हुए शीरी गुलाब की झाड़ियों की ओर देखने लगी, परंतु उसकी आंसू भरी निगाहों को कुछ सूझता न था। सरदार ने प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ रख के पूछा, क्या देख रही हो? मेरा एक पालतू बुलबुल शीत में हिंदुस्तान की ओर चला गया था। वह लौटकर आज सवेरे दिखलाई पड़ा, पर जब वह पास आ गया और मैंने पकड़ना चाहा तो वो उधर कोहकाफ की ओर भाग गया। शीरी के स्वर में कंपन था, फिर भी वह शब्द बहुत संभल कर निकले थे। सरदार ने हंसकर कहा, फूल के बुलबुल की खोज आश्चर्य। बिसाती अपना सामान छोड़ गया, फिर लौटकर नहीं आया। शीरी ने बोझ तो उतार दिया पर दाम नहीं दिया। और ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। सारी कहानियाँ लिखी गई, कई सारे उपन्यासकार कहानीकार हुए, उनमें से कहानीकार थे जयशंकर प्रसाद जी। उनकी लिखी हुई छोटी कहानी, संक्षिप्त कहानी, इसका नाम था बिसाती। बिसाती का मतलब यहाँ पर होता है जो गरीब गरीब फिर सामान लोग भेजते हैं कमर पर डाल के अपने, उनको बिसाती बोला जाता है यहाँ पर। उसी की ये कहानी है। इसका एक पहला भाग था, इसमें मैंने ये बताया गया था जो मूल कहानी है वो बताई थी आपको। दूसरे भाग के अंदर मैंने इसके आपको कथा सार यानी कि समरी बताई थी। अब ये तीसरा भाग है जिसमें हम इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर व्याख्या कई बार आपके साथ परीक्षा में भी आ सकता है, इसलिए ये आपके लिए उपयोगी है, तो इसमें वीडियो बना रहे हैं। अब देखते हैं बिसाती। इसको 4 हिस्से के अंदर बांटा गया था। कथानक को मतलब जो कहानी है इसको 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। तो चारों हिस्सों का हम अलग अलग यहाँ पर व्याख्या भी करेंगे और जो प्रसंग है साथ साथ उसको भी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं बिना देर करते हुए वीडियो को, इसमें क्या व्याख्या की गई, क्योंकि कई बार ये कहानी थोड़ी मुश्किल है, आपके एक बार पढ़ने पर ये समझ में आपके नहीं आएगी। देखते हैं। वाड़ी के लाल फूलों की रंगीन छाया संध्या की अरुण किनारे से चमकीली हो रही थी। शीरी उसी के नीचे शीला खंड पर बैठी हुई सामने गुलाबों की झुरमुट देख रही थी, जिसमें बहुत से बुलबुल चहचहा रहे थे। वे समीरण के साथ छुल छुलैया खेलते हुए आकाश को अपने कलवर से गुंजित कर रहे थे। ये आ गया इसका पहला प्रसंग, मतलब जो पहला इसका जो हिस्सा दिया गया है वो। अब देखिए प्रसंग क्या लिखा जाएगा इसके अंदर। प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य, ये गद्य है, ये पद है नहीं है, मतलब ये कहानी है तो गद्य के अंदर पैराग्राफ है, मतलब ये कहाँ से लिया गया है? सुप्रसिद्ध कवि और कहानीकार जयशंकर द्वारा प्रणीत कहानी, या फिर सिंपल सा आप लिख सकते हैं इसके अंदर द्वारा लिखित कहानी बिसाती से लिया गया है। प्रसाद जी एक उच्च कोटि के छायावादी कवि हैं और इसका प्रभाव उनकी कहानियों और उपन्यास पर भी पड़ता है। आधुनिक कहानी लेखकों में इनकी गणना तथाकथा सम्राट प्रेमचंद के दूसरे स्थान के बाद दूसरे स्थान पर होती है, किंतु प्रसाद जी एक रोमानी प्रवृत्ति के रचनाकार हैं और इन्होंने आदर्शवाद से ओतप्रोत प्रेम कहानियाँ की रचना की है, जिसमें करुणा, कल्पना और प्रधानता है। सीधी बात इसमें ये कही गई है कि हिंदी उपन्यास और कहानियों के अंदर इनका दूसरा स्थान है और ये आदर्शवादी कवि हैं, छायावादी कवि भी हैं और आदर्शवादी कवि भी हैं। मतलब समाज के अंदर जो आदर्श चीज़ें होती हैं जिसको हम अच्छा मानते हैं, उस तरह से इन्होंने अपनी कहानियों की रचना की है कि समाज में जो लोग पढ़ेंगे उनको अच्छा भी लगे पढ़ने में कि हाँ भाई हम अपनी एक मान मर्यादा उसका सम्मान रख रहे हैं। मगर ये रोमानी कवि भी या फिर कहानीकार भी यहाँ पर हैं, क्योंकि इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो प्रेम प्रसंग पे लिखी गई हैं। तो ऐसी कहानियाँ जो आती हैं वो रोमानी किरदार या फिर रोमानी जो शैली है उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये जो प्रसंग है आपको चारों बार लिखना होगा अपने आंसर के अंदर। प्रसंग आप लिखें कभी व्याख्या करते टाइम, तो इतना तो ये जो आपको लिखा हो जो मैंने नीला कर रखा है ये सारा का सारा जो है एक जैसा रहेगा। बाकी जो प्रसंग होगा, बाकी जो हिस्सा है बदल सकता है। यहाँ पर प्रस्तुत कहानी बिसाती में करुणा, त्याग और आदर्श के गुणों से परिपूर्ण एक कल्पना प्रधान कहानी है। ये कहानी जो है बिसाती एक कल्पना प्रधान है, मतलब सीधा सी बात है, आपको एक आदर्श के रूप में एक प्रेम कहानी को दिखाया गया है। यहाँ पे उद्देश्य तो इसमें खैर है नहीं, ठीक है, जो प्रकृति को उपादान बनाकर लिखी गई है। प्रस्तुत गद्यांश में कथानक ने प्रकृति का बहुत मनोरंजन दृश्य करते हुए कहा है। अब आगे यहाँ पर हमारी व्याख्या क्या है? रचनाकार संध्या के समय एक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संध्या का समय है। इस
काल में सूर्य के अस्ताचल के नीचे जाते समय आकाश में व्याप्त होने वाली अरुण सूर्य रश्मियाँ दामिन के लाल फूलों से टकराकर उस समय के वातावरण को और अरुणित बना देती हैं। उसी दामिन दड़ियों के अरुणमयी छाया के नीचे श्री एक शिलाखंड पर बैठी हुई है, विचारों में तन्मय सामने उगे हुए गुलाबों के झुरमुट को देख रही है। उस समय वे नितांत अकेली थी। वातावरण की निवरता को तोड़ते हुए बुलबुलों उल्लासपूर्ण चहचहाट वातावरण मधुरिम बना रही थी। वे बुलबुल उस समय ऐसी प्रतीक हो रहे थे मानो पवन देव से छूने पकड़ने के खेल में दचचित हो और कुर्सी प्रसन्नता में कलख रहे थे। इस गद्य खंड में लेखक ने प्रकृति के अद्भुत मनोरम दृश्य को अपने कल्पना प्रव के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें कथामयता प्रकट होती है। तो यहाँ पर ये क्या कहा गया है, देखिए जब हम पढ़ेंगे कहानी तो पढ़ने में हमारी जल्दी समझ में नहीं आती है, थोड़ी समझ में आ जाएगी, थोड़ा समझ में नहीं आती कुछ हिस्सा कहानी का। इसमें ये कहा गया है कि एक दामिन का पेड़ होता है, यहाँ पर लाल रंग के उसके फूल होते हैं और सांध्य का समय मतलब क्या है कि सूरज डूब रहा है, सूरज की डूबती हुई किरणें जो है वो दामिन के पेड़ के फूल हैं उस पर लग रहा है। उसी पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा हुआ है जिस पे श्री नाम की एक लड़की बैठी हुई है यहाँ पर, और वो बुलबुलों को देख रही है। साथ में यहाँ पर के बुलबुल जो है वो गुलाब के झुरमुट हैं, पेड़ हैं, उनके अंदर घुस रहे हैं, उनसे निकल रहे हैं बार बार, और वो इसे हम देखते हैं बुलबुल है वो झुंड बना के उड़ती हैं, तो वो चहचहा यहाँ पर रही हैं। दूसरा यहाँ पर आता है, जब पहाड़ी आकाश में संध्या अपने रंगील पट फैला देती है, जब विहंग व कलक करते पक्ति बांधकर उड़ते हुए गुजान झाड़ियों की ओर लौटते, उनमें कोमल परोस से लहर उठती है, जब समीर अपनी झोंकेदार तरंग बार बार अंधकार को खींच लाता है, जब गुलाब अधिकाधिक सौरभ लुटाकर चादर में मुंह छिपा लेना चाहते हैं, तब श्री की आभारी दृष्टि कालिम अभिभूत होकर पलकों में छिपने लगती है। वे जागते हुए भी एक स्वप्न की कल्पना करने लगती है। थोड़ा सा यहाँ पे मिट गया है। अब ये मैं बताते हैं प्रसंग जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पर, तो इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल। छायावादी कभी भी है, रोमानी कभी भी है, हम बता देते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर त्याग वगैरह दिखाया गया है। अब इसमें जो भी यहाँ से देखना है हमें, जो ये जगह है, लेखक रोमानी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में ही पुरुष के भी दर्शन की कल्पना के कारण प्रकृति में परम सौंदर्य का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। जो जयशंकर प्रसाद हैं वो रोमानी कवि हैं, तो जो कहानी वो लिखेंगे उसमें दो किरदार खास होंगे यहाँ पर, एक लड़की का एक लड़के का, मतलब एक औरत होगी एक आदमी होगा यहाँ पर। तो प्रकृति को यहाँ पर क्या दिखाया है, ऐसा उन्होंने ऐसे दिखाया कि ये जो है ये पुरुष है, ये चीज़ यहाँ पर की गई है इसके अंदर। प्रस्तुत कहानी में भी लेखक ने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का अलंकार युक्त वर्णन किया है, जो हृदय ग्राही मतलब दिल को छू लेता है। यहाँ पर श्री की सखी जुलेखा जब उससे उस बुलबुल के विषय में पूछती है जो उसके हाथों पर आकर बैठता है जाता था, तो श्री ने कहा वह मैदान की ओर चला गया है और शीत गरीबी से बचने के लिए, अभाव दूर करने के लिए जुलेखा पूछती है, सुना है ये सब रोजी रोटी की लालच में हिंदुस्तान में बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, क्या यह सच है? श्री पुरुष की प्रगति को उद्घाटित करते हुए कहती है, हाँ सखी, स्वतंत्र विचरण करना ही उन्हें अच्छा लगता है, ये बंधन में रहना नहीं पसंद करते। बुलबुल पुरुष की जाति बहुत स्वतंत्र प्रिय है। जुलेखा उसे लौट आने की सांत्वना देकर चली जाती है और वह पुनः विचारों में गोते लगाती हुई कल्पना जगत में चली जाती है। ये क्या है प्रसंग इसमें, जिसे मैं पढ़ा तो इसमें ये कहा गया कि जो श्री है वो जो बुलबुल को याद कर रही है, वो बुलबुल जो है मतलब बुलबुल को ने यहाँ पर जैसे इमेज बना लिया है पुरुष की, जिससे वो प्रेम करती है, और जो वो पुरुष है वो किसी समुदाय का है, किसी आम समुदाय का है। जो श्री है वो एक अमीर समुदाय से आती है। तो यहाँ पर इसी प्रसंग के अंदर श्री यही कहती है कि जो ये बुलबुल है ये पुरुष है जिससे वो प्रेम करती है, वो सामान्य समुदाय का है, अमीर तो है नहीं, तो उसको काम धंधा करने की नहीं, पैसा कमाने की नहीं है,
हिंदुस्तानी भारत के दूसरे दूर दूर के जो इलाके हैं वहाँ पर जाना पड़ता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। और शीरी इसी बात को लेकर यहाँ पर उदास है, सोच रही है कि जो उसका प्रेमी है वो दूर चला गया है यहाँ पर। असल में हमें यहाँ पे क्या लगता है कि जो ये कहानी है, शीरी जो है बुलबुल को याद कर रही है। वजह यहाँ पर इस तरह से लिखा गया, मगर जो शीरी है वो अपने प्रेमी को याद कर, जिससे वो प्रेम करती है यहाँ पर। मगर जैसे वो प्रेम करती है वो कौन है यहाँ पर? बिसाती, यानी कि कमर पर सामान को लेकर बेचने जो होते हैं, फुटकर जो व्यापारी होते हैं वो है ये। शीरी जो है वो सरदार की बेटी है, तो सरदार उससे शादी करेगा नहीं, सीधी बात है। तो शीरी प्रेम करती है और मन ही मन सोचती है, सपने बुनती है यहाँ पर अपने। तो उसकी सखी आती है, वो कहती है कि जो तेरा बुलबुल है, जो तेरा प्रेमी के पास आया करता था, वो कहाँ चला गया? तो ये कहती है कि वो गरीब है, मतलब आम समुदाय का लोग है, या फिर जो वो आज़ाद विचार का व्यक्ति है, वो प्रेम बंधन में पड़ना नहीं चाहता। मतलब वो मुझसे प्रेम तो करता है मगर मेरे साथ प्रेम को निभाना वो नहीं चाहता, क्योंकि वो गरीब है और उसको पैसा चाहिए, इसलिए वो हिंदुस्तान के दूर इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अपनी जीविका जो है वो खाना पीना जो है वो पाता है। पहाड़ियों से घिरे हुए, अब देखते हैं व्याख्या क्या की गई यहाँ पर। पहाड़ियों से घिरे हुए आकाश में संध्या के आगमन से व्याप्त अरुमिणा रूपी वितान फैल जाता है, जब पक्षियों के छलका कलवर से आकाश को गुंजित करता हुआ अपने वतन पहाड़ियों में बने घोंसलों की ओर लौटते समय अनेक कोमल पंखों के उड़ते समय वे वायु से लहरा उठती हैं और पंखों के हवा के ऊपर नीचे उड़ने गिरने से बार बार अंधकार का आभास होता है। पहले ये देखते हैं, इसमें ये कहता है लेखक जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो कहते हैं कि जब ये बुलबुल जो है ये आते हैं लौट के अपने वापस पहाड़ी इलाकों में, वापस जो लोग आते हैं वापस, तो क्या होता है कि एक नई बहार सी आ जाती है यहाँ पर। आसमान में देखें हम तो अंधकार सा होता है, एकदम को आता है, फिर वो बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं, तो वो अंधकार छट जाता है, वापस से खुशहाली आ जाती है यहाँ पर। तो इस चीज़ को बयान करते हैं यहाँ पर। जब दिन में खिले हुए गुलाब के फूल अपना सौरभ दिन भर बिखेरने के बाद हरियाली में अपने आप को छुपा लेने को उत्सुक है, उस समय शीरी अपने बुलबुल प्रेमी के वापस लौटने आने की आशा से भरी आंखें आंसू से अवलपित होकर अंधकार का आभास करती पलकों में भर गई। इसमें ये कहता है लेखक के जो शीरी है यहाँ पर, वो इस तरह दिखाया गया कि प्रेम खिला, मतलब कि प्यार हुआ शीरी के बीच और एक व्यक्ति के बीच में, मगर वो प्रेम पूरा नहीं हो सका क्योंकि जो शीरी का प्रेमी है वो चला गया, मतलब गुलाब जो है वो छुप गया, बुझ गया यहाँ पर। तो इस बात को लेखक कहता है इस तरह से यहाँ पर। और फिर वो कहता है कि जो शीरी है इसी चीज़ को याद कर कर यहाँ पर बड़ी उदास बैठी हुई है। अब आगे देखें हम यहाँ पर क्या है इसके अंदर। वह जागृत अवस्था में होने पर भी उसके लौट आने की कल्पना में स्वलिपित कल्पना करने लगती है, मतलब ख्वाब देखने लगती है कि जो उसका प्रेमी है वो लौट कर ही आ जाएगा यहाँ पर। और प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने प्रकृति के अद्भुत वर्णन के माध्यम से शीरी की भावनापूर्ण कल्पना का वर्णन किया है। मतलब दिखा तो अब इसको रहे हैं यहाँ पर, किसको? प्रकृति को, कि फूल जो है वो छुप गया, मगर फूल छुपा नहीं था। असल यहाँ पर कहानी ये है कि जो प्रेमी है वो चला गया यहाँ पर, और शीरी का फूल छुपने का मतलब यहाँ पर क्या कि शीरी अब दुखी हो गई है, वो अकेली हो गई और रो रही है। अब तीसरा हम देखते हैं, इसकी इच्छा हुई कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गृहस्थ को के पास इतना धर्म रख दें कि वे आवश्यकता होने पर भी उस व्यक्ति व युवक की सब वस्तुओं के मूल्य देकर बोझ उतार दे। परंतु सरल शीरी निसहाय थी, उसके पिता एक क्रूर पहाड़ी सरदार थे। अब यहाँ पर ये बात कही गई, इसमें कहा गया कि शीरी के जो सब पिता हैं वो सरदार हैं, अमीर है, सीधी बात है, और वो चाहती है कि जो ये गृहस्थ लोग हैं उनको हम पैसा दे दें। प्रसंग जो बताया मैंने आपको वो सेम का सेम यहाँ पर रहेगा। अब देखते हैं जो आगे प्रसंग यहाँ पर क्या है। प्रस्तुत प्रसंग आधुनिक कहानी के प्रस्तुत तो हो गया यहाँ पर, यहाँ से देखना है हमें। प्रस्तुत गद्य खंड में कहानीकार शीरी के शब्दों को दीन सहाय एवं काल पीड़ितों के प्रति अरुणा की अभिव्यक्ति का बड़ा हृदयग्राही चित्रण करता है। मतलब ये दिखाते हैं कि जो शीरी है वो अमीर बाप की बेटी होते हुए भी असहाय है और वो कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर लेखक एक ऐसे युवक के विषय में बताता है जो हिंदुस्तान किसी नगर की एक गली में अपनी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर जिसमें बेचने की उपयोगी वस्तुएं बेचने के उद्देश्य से घूम रहा है। वह किसी कारण थक कर अपनी सामान बेचने की उद्देश्य से घूम रहा था। को सामान बिकते हुए वह अपने झुंझा को शांत कर सके
थका हुआ होता है, कहीं जाके बैठ जाता है वो, तो थोड़ा थकान जो होती है थोड़ा सा उतारने के लिए कहीं बैठ जाता है वो। इसी उद्देश्य से वे गृहस्थ के दरवाजे पर अपना गट्ठा उतार कर सामान गृह स्वामी को दिखाता है। वो दिखाता है कि भाई कुछ आमदनी और हो जाए, यहाँ पर थका हुआ भी और आराम भी कर लो, होता है ये चीज़ भी हो जाए। गृहस्थ स्वामी वस्तु लेना चाहता तो है, परंतु उसके पास नकद रुपया नहीं उधार देने को कहता है। वह नवयुवक उधार देने से इनकार करते हुए अपनी मजबूरी व्यक्त करता है कि उधार बेचने के लिए उसकी सामर्थ्य नहीं है। मतलब इसमें ये कहा गया कि जो गृहस्थ है वो मांगता है सामान उधार में। अब जो फेरी वाला है, जो फुटकर व्यापारी है, उनका तो ये है कि भाई कुआं खोदो पानी पियो, हाथ के हाथ कमाया, हाथ के हाथ खा लिया दिन में जो कमाया। तो वो बेचारा इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि उसको उधार दे सके चीज़, तो वो मना कर डालता है यहाँ पर। तो स्वामी क्या कहता है यहाँ पर, वो इनकार करता है सामान लेने को, चलो जाओ यहाँ से सामान नहीं लेंगे और उठो अपना। तो जो व्यापारी है वो कहता है भाई थोड़ा सी देर रुक जाइए, मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, फिर मैं चला जाऊँगा, यहाँ पर सामान रखा हुआ है मेरे यहाँ पर, और सामान को छोड़कर निकल जाता है यहाँ पर। अभी देखते हैं क्या है इसमें। इन पंक्तियों में शीरी आत्मलीन बैठी कल्पना करने लगती है हिंदुस्तान के एक नगर में जिसमें एक युवक है, वो कहानी बैठा हुआ है। मतलब वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि घर जाके सामान दिखाता है, सामान लेने के लिए जो गृहस्थ है वो तो बोलता मैं ले लूँगा, मगर मैं लूँगा तो उधार में। उस समय युवक का चेहरा जो है थकावट से विवर्ण हो गया है। उसका कल्पना से ये उद्देश्य देखकर शीरी का हृदय करुणा हो उठता है। वह युवक की दीनता से तवित हो उठती है। ये 1 मिनट में वीडियो रोकता हूँ थोड़ी, क्योंकि ये 3 हिस्सों में 4 हिस्से इसके अंदर है। मुझे थोड़ा वहम सा हुआ, ये है तो 3 ही हिस्सों के अंदर फिलहाल। तो यहाँ पर इसमें ये कहता है कि जो ये आदमी है बिसाती जो है यहाँ पर, इसमें थोड़ा मैंने लिखा नहीं है, इसमें थोड़ा लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको इस चीज़ को। तो बिसाती यहाँ पर आ चुका है, वो थका हुआ है, और जो गृहस्थ है यानी कि जो स्वामी है उससे कहता है मुझे थोड़ी परमिशन दीजिए, आप 5-10 मिनट में रुक जाऊँगा, थोड़ा मुँह हाथ धो लूँ, आराम कर लूँ, फिर निकल जाऊँगा यहाँ पर से मैं। तो पास ही में एक झरना है जहाँ पर वो बिसाती जो है, जो व्यापारी है, वहाँ चला जाता है, और जब वो चला जाता है तो वहाँ से लौट कर वो नहीं आता। इसी बीच यहाँ पर कहानी में क्या कहा गया कि जो ये शीरी है वो ये सोचती है कि जैसे हमने कहा इसमें दूसरे पार्ट के अंदर, कि वो सोचती है कि हम जो बिसाती हैं इनको पैसा दे डालते हैं तो हमारे पास पैसा हो, मगर बेचारी वो पैसा दे कहाँ, वो सरदार की बेटी है। और इसी बीच शीरी की शादी एक दूसरे इलाके के सरदार से कर दी जाती है यहाँ पर। तो जो बिसाती था उससे शादी होना यहाँ पर ख़त्म, सीधी बात है। यहाँ पर जब शादी हो चुकी तो तुम्हारी शादी कैसे होगी यहाँ पर। तो वो अभी सोचती है, शादी हुए कुछ महीने हो जाते हैं, शीरी सोचती है कि हम जो ये, फिर वो एक ख्वाब देखने लग जाती है, मतलब आंखें खोल कर ख्वाब देखती है कि बिसाती है, वो कंधे पे सामान लादे हुआ है, बेचने आया है यहाँ पर, और वही चीज़ कुछ टाइम बाद उसके यहाँ असलियत पे होने लग जाती है। बिसाती घर पे आता है उसके, और वो बिसाती उसका प्रेमी ही होता है, वो उसको ऊपर से ताक रही होती है यहाँ पर। वो सामान को रख देता है घर के बाहर उसके, और चला जाता है, वहाँ पर लौट कर नहीं आता। जैसे कि वो अपनी सहेली से कहती है कि जो तुम्हारा बुलबुल है वो चला तो गया है। उसकी सहेली कहती है तेरा बुलबुल जो है वो लौट आया, मतलब तेरा प्रेमी लौट आएगा। सहेली कहती है हाँ आ ही जाएगा कभी ना कभी। तो मतलब उसका बुलबुल भी आ चुका है, और बुलबुल यहाँ पर जो अपना उपहार है वो देकर निकल गया है, जो शादी का उपहार है वो देकर निकल चुका है। मतलब क्या हुआ, बिसाती ने सामान रखा, वो लौट कर ही नहीं आया कि वो तो तोहफा लेकर आया था। जो आदमी है, जो गृहस्थ है, वो ये कहता है कि मैं सामान तो उधार लूँगा। तो बिसाती कहता है कि भैया सामान तो आप लोगे, पैसे में लोगे, सीधी बात है, मगर मैं सामान को पैसे में नहीं लूँगा। ये सामान कश्मीर से लेकर मैं आया हूँ, शीशे की प्यालियाँ हैं यहाँ पर, तो ये सामान दिल से बनाया गया है यहाँ पर। मतलब मैं प्रेम करता हूँ प्रेमिका से अपनी, तो मैं उसके लिए उपहार लेकर आया हूँ। ये इनडायरेक्ट बात वो बिसाती कहता है, और रख के सामान को वो निकल जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये होता है कि उसका बुलबुल भी आ गया है, और बुलबुल जो उपहार लेके आना था बुलबुल को, वो आकर मिल के चला भी गया है, मगर अब ये मिलन जो है वो अधूरा सा है यहाँ पर। और इस कहानी का यहीं पर जयशंकर प्रसाद जी अंत कर डालते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में, फिर देखने के लिए।